सो हे गाइस वेलकम बैक। तो हमने यहाँ पे देख लिया पहला कंट्रोल स्टेटमेंट में सिलेक्शन स्टेटमेंट में कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला पार्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया। अब हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे आप अच्छे से देखना है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आई एम श्योर कि आपको न्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट हम अपना क्या करते हैं, रेगुलर का जो भी प्रोसेस हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, एक न्यू क्लास बनाया, न्यू फोल्डर बनाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स बनाया अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केसेस यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो इससे मैंने पहले लेके रखा है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना आप, और मैं इसे एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी भी केस पे क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। अगर ये केस सही हुआ तो इस केस से उस केस पे स्विच कर गए, इस केस से उस केस पे स्विच कर गए ना। स्विच करना ही हमारा क्या स्विच स्टेटमेंट है। तो ऑफ कोर्स ये नेम से ही हमें पता चल रहा है डेफिनेशन क्या है स्विच स्टेटमेंट की। अच्छा, अब स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में हमें यूज कौन सा करना चाहिए। स्विच स्टेटमेंट हमें यूज तब करना चाहिए जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन हो, कई सारे केसेस हो, तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं यूज करना चाहिए। यहाँ पे लिखा ना, इफ सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल देन नॉट रिकमेंड टू यूज मेथड नेस्टेड इफ एल्स, है ना। इफ एल्स आप सोचोगे नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो जब आप हमारे पास सेवरल ऑप्शंस हो तो हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना रिकमेंड नहीं किया जाता है। बल्कि बिकॉज ये क्यों नहीं यूज किया जाता है, बिकॉज इट रिड्यूस रीडेबिलिटी, है ना। रीडेबिलिटी की जो पावर है ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है ना। एंड देन दूसरा, अगर हमारे पास कई सारे सेवरल ऑप्शन है तो हमें किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, स्विच स्टेटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट। ओके। अब स्विच स्टेटमेंट का सिंपल सा सिंटैक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंटैक्स हमारे पास है, पहले हम एक स्विच कीवर्ड, स्विच क्या है, एक कीवर्ड है, राइट। तो स्विच कीवर्ड के अंदर हम एक पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे, राइट। कोई एक वेरिएबल लेंगे। एंड फिर उसके बाद इसके अंदर कई सारे केसेस होते हैं। तो केस लिखने का तरीका क्या है, केस, फिर उसके बाद आप स्पेस दे सकते हो तो स्पेस दो, या फिर आप ना भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी क्या है, वैलिड है। ओके। तो केस स्पेस फिर वन, फिर मतलब केस का नंबर कॉलन। यहाँ पे देखो आप, कॉलन इंपॉर्टेंट है ना, कॉलन कंपलसरी है, कॉलन। एंड फिर उसके बाद एक्शन, जो भी एक्शन लेना है एक्शन लो। फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, सिमिलरली केस टू। एंड फिर एट द एंड ऑफ द केसेस, जब हमारे पास कोई भी केस नहीं बचता या भी कोई भी केस वैलिड नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। इसलिए हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी लेके रखा है, ठीक। और ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। हमने ऑलरेडी देख लिया है, लास्ट वीडियो में हमने देखा, जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं जावा में, हर एक मेथड ब्लॉक के लिए कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्विच केस में अगर हम देखा जाए, हम देखें तो स्विच केस के अंदर अगर देखें तो कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, राइट। बाकी किसी और में अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो हम वन स्टेटमेंट विद टू कंडीशन हम उस ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्या है, मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस इज मैंडेटरी। कर्ली ब्रेसेस क्या है, मैंडेटरी है। ओके। सो अब यहाँ पे बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे स्विच के अंदर एक वेरिएबल यूज किया हुआ, ये वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो टिल द वर्जन 1.4, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है जावा का, 1.9 वर्जन चल रहा है गाइस। तो 1.9 वर्जन चल रहा है। तो सो द टिल द 1.4 वर्जन ऑफ जावा, जब 1.4 वर्जन चल रहा था जावा, तब तक हमारे पास ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ बाइट शॉर्ट कैर इंट ही अलाउड था। ये जो वेरिएबल है इसमें हम सिर्फ बाइट रख सकते थे, बाइट वेरिएबल रख सकते थे, या शॉर्ट रख सकते थे, या कैर रख सकते थे, या इंटीजर वेरिएबल रख सकते थे। लेकिन आफ्टर द वर्जन ऑफ 1.4, जब वर्जन आया 1.5 जावा का वर्जन आया, तो हम उसमें रैपिंग क्लास ऑफ बाइट शॉर्ट कैर एंड इंट, एंड साथ ही साथ एनम की एनम वेरिएबल भी हम रख सकते थे। अच्छा, रैपिंग क्लास क्या होती है, यहाँ पे रैपर क्लास क्या होती है। रैपर क्लास हम इन फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे, रैपर क्लास क्या होती है, लेकिन अभी के लिए इतना जान लेते हैं।
बाइट के लिए रैपर क्लास क्या है? बाइट का कोई एक मेन एक पेरेंट क्लास है। बाइट के हमारे पास एक डेटा टाइप है, इसका कोई एक पेरेंट क्लास है जिसे हम कह देते हैं रैपर क्लास, जिसमें वो रैप करके रखा हुआ है। इसे हम इस तरह समझ लेते हैं। तो बाइट क्या है यहाँ पे? बाइट आप देखोगे बाइट में बी क्या है? स्मॉल है, लेकिन जो इसका रैपर क्लास हम यूज कर रहे हैं बी क्या है? कैपिटल है। सिमिलरली शॉर्ट का है तो शॉर्ट में एस यहाँ पे कैपिटल होगा, कैर है तो कैर में सी कैपिटल होगा और यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे कैरेक्टर, राइट। यहाँ इंट है तो इंटीजर हमने यहाँ पे रखा है INTEZER, ठीक। तो ये इसके रैपिंग क्लास। तो टिल द वर्जन ऑफ टर्जन टिल द वर्जन 1.5 वर्जन है जावा का, तो वहां पे हमें रैपिंग क्लास भी रैपर क्लास भी अलाउड हो गई थी, है ना। अलाउड अलाउड हो गई थी वेरिएबल एज अ वेरिएबल यूज करने के लिए, और साथ ही साथ एनम वेरिएबल भी अलाउड हो गई थी यूज करने के लिए। ओके, सो टिल द वर्जन ऑफ 1.7, जब 1.7 वर्जन आया तो हमें स्ट्रिंग भी अलाउड हो गई, यानी हम यहाँ वेरिएबल में वेरिएबल में हम स्विच के साथ जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसमें हम स्ट्रिंग वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं अब कब से? 1.7 वर्जन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे, राइट। कंक्लूजन्स को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कंक्लूजन नंबर 2, यही लिखा हुआ है कि कर्ली ब्रेसेस आर मैंडेटरी, है ना। कर्ली ब्रेसेस आर मैंडेटरी। बाकी एक्सेप्ट स्विच देखा जाए, अगर स्विच को छोड़ दिया जाए तो हर जगह क्या है? कर्ली ब्रेसेस आर ऑप्शनल। अब इन दूसरा पॉइंट ये है कि केसेस क्या मैंडेटरी हैं या ऑप्शनल हैं? जो हमने केसेस एंड डिफॉल्ट ली हैं, क्या मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो केसेस एंड डिफॉल्ट बोथ आर ऑप्शनल। केसेस हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने एक पब्लिक क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स, यहाँ पे मैंने एक स्विच स्टेटमेंट एक वेरिएबल लिया, साइड लाइक मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया, इंटीजर x लिया इज इक्वल टू 10 लिया। यहाँ पे मैंने स्विच लिया, स्विच यहाँ पे x रखा, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए। टोटली वैलिड है, टोटली वैलिड है, वैलिड वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास केसेस एंड डिफॉल्ट सेक्शन डिफॉल्ट केस होता है वो सारे क्या है? ऑप्शनल होते हैं। वैलिड बिकॉज केस एंड डिफॉल्ट केस आर ऑप्शनल इन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट एंड केस डिफॉल्ट केस एंड केसेस सारी क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। क्या मैंडेटरी होता है? कर्ली ब्रेसेस होता है हमारे पास मैंडेटरी, राइट। ओके, अब कंक्लूजन 3 देखते हैं। कंक्लूजन 3 क्या कहता है कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट अलाउड नहीं है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बिना केस के कोई स्टेटमेंट अगर हम उसमें लिख रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कंक्लूजन 3 के लिए। कंक्लूजन 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 3 के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिया स्विच एक्स, तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है। अंदर आते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइक लिखते हैं हेलो एंड फिर सेमीकोलन। अब हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड हियर। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड हियर, ठीक है। अच्छा, अब ये कितने एरर मिलेंगे? यहाँ पे ये चीज देखने वाली चीज है कि यहाँ पे कितने एरर मिलेंगे। हमें टोटल यहाँ पे 9 एरर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एरर मिलेंगे। मैं इसे एग्जीक्यूट करके अब दिखाता हूँ। टोटल 9 एरर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 9 टोकन है हमारे पास सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो में 9 टोकन हमारे पास है, राइट। तो हमारे टोटल 9 एरर मिलेंगे। आप एरर 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 किधर है? यही होता है जब आईडी भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप इसे जब अब कमांड लाइन आर्गुमेंट से एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे 9 एरर मिलेंगे। कैसे 9 एरर मिलेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले लेट मी रिमूव दिस ऑल थिंग्स। सपोज ओके, पहला एरर यहाँ मिलेगा, दूसरा एरर हमें यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिलेगा, पांचवा यहाँ मिलेगा,
छठा यहाँ मिलेगा, सातवां यहाँ मिलेगा, आठवां यहाँ मिलेगा, नौवां यहाँ मिलेगा, तो 9 एरर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। तो पहले से हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर मिल रहा है हमें, तो फाइन, कमेंट आउट कर देते हैं। कंक्लूजन नंबर 4 देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 नॉट 4, एवरी केस ऑफ स्विच शुड बी कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल, है ना। जो एवरी एवरी केस ऑफ स्विच है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे कोई स्विच केस लिया था यहाँ पे, फिर उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे कोई केस ले लें, केस ना, केस यहाँ पे कोई y वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक जैसे हमने यहाँ पे y लिया था, इंट y ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये y वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें कांस्टेंट जो भी केस होने चाहिए वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो केसेस आर मस्ट बी कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना आप। केसेस आर मस्ट बी कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो यहाँ पे अगर y इक्वल टू हमने 10 ले लिया, फिर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, फिर इसके बाद y ले सकते हैं क्या, फिर भी नहीं ले सकते क्योंकि y क्या है, वेरिएबल हमें लेना है, तो 10 हमें यहीं पे लेना पड़ेगा ना, कोई वेरिएबल नहीं ले सकते हम यहाँ पे, है ना। जो भी लेना हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। ओके, ओके फाइन, नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 4 हो गया हमारे पास। कंक्लूजन नंबर 5, conclusion number 5, both switch argument and case level can be expression, okay fine, but case level should be constant expression। कहने का मतलब सिंपल सा है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल यहां पे लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 5, कंक्लूजन नंबर 5, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया int वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू 20 एंड ओके फाइन, एक स्विच केस लिया हमने, स्विच में वेरिएबल प्लस 1, ये क्या हो गया हमारे पास, एक एक्सप्रेशन हो गया। तो हमने क्या देखा था, सॉरी, वेरिएबल 1, तो हमने क्या देखा था, जो स्विच केस में, स्विच केस के अंदर जो वेरिएबल आर्गुमेंट हम यूज करते हैं वो आर्गुमेंट कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कमेंट में कि आर्गुमेंट अंडर स्विच केस, आर्गुमेंट अंडर स्विच केस is could be or could be एक्सप्रेशन, है ना, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। अब ये वैलिड कैसे हुआ, हमने देखा था कि जो स्विच केस में इंटीजर होना चाहिए, बाइट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कैर होना चाहिए, ये वैलिड है ना। तो वैलिड कैसे है, इंटीजर वैर क्या है, वैर इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर है, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21 हो गया। टोटल क्या रिटर्न करा, हमें इंटीजर टाइप रिटर्न करा, इसलिए क्या ये वैलिड है। अब दूसरी चीज हमने देखी थी, जो केस होनी चाहिए वो भी एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। हमने पहले ही देखा कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, लेकिन कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वो भी एक्सप्रेशन में हो सकती है। सपोज हमने यहाँ पे लिया केस, यहाँ पे केस लिया 10 प्लस 20 प्लस प्लस 30, 10 प्लस 20 प्लस 30 लिया हमने, तो ये टोटली देखो अब वैलिड है ना। तो केसेस कैन बी, कैन हैव एक्सप्रेशन इन कांस्टेंट, कांस्टेंट में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम वैर वन जोड़ दें, अगर यहाँ पे वैर वन जोड़ दें तो क्या ये वैलिड होगा, वैर वन में हमने 20 रखा है तो क्या वैलिड होगा, नहीं। हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि इसमें केसेस में हमें वेरिएबल नहीं रखना है, हमें वही वैल्यू रखनी है जो कांस्टेंट हो, तो हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो केसेस कैन हैव द एक्सप्रेशन इन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन नंबर 5, कंक्लूजन नंबर 5, कंक्लूजन नंबर 6, कंक्लूजन नंबर 6 देखते हैं। कंक्लूजन 6 क्या कहता है कि जो स्विच है हमारे पास, इस स्विच के अंदर जो भी वैल्यू यूज कर रहे हैं वो रेंज होनी चाहिए, वो रेंज आउट ऑफ रेंज हो गई तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। अभी समझ नहीं आया होगा तो अब समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ली
इंट वेरिएबल 20 ले रखा है ना हमने, तो यहाँ पे स्विच लेते हैं, स्विच यहाँ पे वेरिएबल वन लेते हैं यहाँ पे, एंड एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, हम कुछ केसेस लेते हैं, टेन केस 10, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे लेता हूँ बाइट एंड वेरिएबल 2, ठीक है, ओके। सो इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं, लाइक 10 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। मैंने एक 10 लिया, वैलिड है। दूसरे दूसरे में आए दूसरा केस लिया हमने, 100 लिया, वैलिड है। नीचे आते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको ही, केस 1000 लिया, तो क्या वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? इनवैलिड होगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आउट ऑफ रेंज हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है जो बाइट का रेंज होता है -128 से +127 तक होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या, जब को 10 लिया, केस 10 लिया, तो ये क्या बाइट के रेंज में है? बिल्कुल रेंज में है। फिर हमने यहाँ क्या लिया, 100 लिया, तो क्या बाइट के रेंज में है? बिल्कुल बाइट के रेंज में है। लेकिन जब 1000 लिया तो क्या बाइट के रेंज में है? नहीं है। इसलिए यहाँ पे देख लो, देखने को मिल रहा है इनकम्पेटेबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, है ना, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों इनकम्पेटेबल टाइप? क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप बन रहा है, ये कोई बाइट टाइप नहीं है, हमने यहाँ पे बाइट लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर लेते, कोई इंटीजर वैल्यू लेते, तो यानी जो var2 यहाँ पे है, var2 क्या है? इंटीजर टाइप है, राइट। तो इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे 1000 क्या है? वैलिड है। 1000 क्या है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि इंटीजर की रेंज जो होती है 2 के पावर -2 के पावर 32 टू -2 के पावर 32 - 1, ये रेंज होती है इसकी, जो काफी बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बाइट ले रहे हैं, तो ये हमें क्या मिल रहा है? कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है, तो ये आउट ऑफ रेंज ऑफ बाइट है। और हम यहाँ पे क्यों, अच्छा आउट ऑफ रेंज ऑफ बाइट मिल रहा है, तो हमें एरर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्विच में बाइट का वेरिएबल ही यूज किया हुआ, तो बाइट का जो वेरिएबल यूज किया हुआ, तो स्विच में, तो वो रेंजेस यहाँ पे वैलिड होंगे, जो उसके रेंज होंगे। आउट ऑफ रेंज इनवैलिड होंगे, तो यहाँ पे आउट ऑफ रेंज है, तो ये क्या है? इनवैलिड है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन नंबर 6 था। अब इसी कंक्लूजन से एक और कंक्लूजन हम बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनाते हैं इससे रिलेटेड, जो कि है हमारे पास, जो कि var3 इसको कर देते हैं, var3, एंड यहाँ पे var3 यूज करते हैं। अब अभी तो ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ये बाइट के रेंज में नहीं है 1000, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ var3+1, तो ये वैलिड हो जाएगा। क्यों वैलिड हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि जब हमने यहाँ पे var3+1 हमने यहाँ पे यूज किया, तो ये क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन कर रहा है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। कौन कर रहा है? कंपाइलर कर रहा है। हम प्रोग्रामर नहीं कर रहे हैं, कंपाइलर से कन्वर्ट कर रहा है, इम्प्लिसिटली से इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, जो इस कोई एक्सप्रेशन होता है, तो कोई एक्सप्रेशन का जो रिटर्न टाइप वेरिएबल होता है, रिटर्न टाइप वैल्यू जो होती है, वो कैसी होती है? मैक्सिमम ऑफ इंट टाइप ऑफ ए देखा था हमने, फिर टाइप ऑफ बी देखा था। तो जो इसमें मैक्सिमम होता है वही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ए कितना है? बी है। टाइप ऑफ ए कितना है? बाइट है ना। टाइप ऑफ बी कितना है हमारे पास? इंट है। तो इंटीजर क्या मैक्सिमम होगा? तो टोटल वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है? यहाँ पे इंटीजर रिटर्न हो रही है। तो इंटीजर रिटर्न हो रही है, तो इंटीजर का रेंज यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे var3+1 is implicitly typecasted by the compiler into the integer. Here var3+1 is typecasted implicitly typecasted into the int int data type. ये कैसे है? हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड कंक्लूजन है, जो हमने पहले वाले एग्जांपल से बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटली क्या है? वैलिड है, ठीक है। भले हमने यहाँ पे बाइट का रेंज 1 - 127 टू 128 है, लेकिन जब हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो रहा है? इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, और इंटीजर अलाउड है हमारे स्विच केस के आर्गुमेंट में। कंक्लूजन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। तो कंक्लूजन नंबर 7 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो कंक्लूजन नंबर 7 क्या कहता है कि डुप्लीकेट केस लेबल आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट केस लेबल आर नॉट अलाउड, जो डुप्लीकेट केस लेबल होते हैं वो अलाउड नहीं है, किसमें, स्विच स्टेटमेंट में, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने क्या लिया यहाँ पे, इंटीजर where 4 इज इक्वल टू 10 समथिंग लिया, हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट बनाते हैं अपना, उसमें हम लेते हैं where 4 लिया, उसके बाद हमने एक कर्ली ब्रेसेस लिया। आप कुछ केसेस बनाते हैं यहाँ पे, लाइक केस 97, कोई भी केस ले सकते हैं, केस 97, एंड देन यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ सिस्टम डॉट ब्रेक ले लेते हैं, सिंपली ब्रेक, फिर उसके बाद कॉपी कर लेते हैं ना, ये से 98 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कोई कैरेक्टर टाइप केस ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और कैरेक्टर टाइप केस ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे आप। ओके फाइन, फाइन, ओके फाइन। सो अब आप यहाँ पे देखो, हमने जब इंटीजर टाइप केस लिया, वैलिड है। अच्छा, केस में हम ले सकते हैं इंटीजर टाइप, ले सकते हैं कैर टाइप, जो हम यहाँ पर ले सकते हैं, जो हम स्विच आर्गुमेंट में ले सकते हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। केस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। जो टाइप है हमारा केस में वो कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक इंटीजर है तो इंटीजर ही कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक यहाँ पे लाइक अगर कोई एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो एक्सप्रेशन जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमने कैरेक्टर बी लिया, तो हमने देखा है ऑलरेडी, हमने देखा है जो हमारा कैरेक्टर होता है उसकी कोई ना कोई आस्काई वैल्यू होती है, तो उसकी आस्काई वैल्यू कंप्यूटर क्या करेगा, इम्प्लीसिटली टाइप कास्ट कर देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्प्लीसिटली कंपाइलर विल टाइप कास्ट है कैर वैल्यू कौन सा कैर वैल्यू है यहाँ पे, बी कैर वैल्यू इनटू द इंट वैल्यू, जो कि बी की इंट वैल्यू कितनी होती है, 98 होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एरर मिल रहा है, जब हमने ए यूज किया तो एरर मिल रहा है। तो मैंने कहा था डुप्लीकेट केस लेवल आर नॉट अलाउड इन स्विच स्टेटमेंट। हमने केस लेवल 97 देख लिया है, 97 केस हमारे पास है, और जब क्या इम्प्लिसिटली ये कंपाइलर इसको जब कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो ये भी कन्वर्ट होकर कितना मिलेगा, 97 मिलेगा। इसलिए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डुप्लीकेट केस लेवल। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है, डुप्लीकेट केस लेवल, डुप्लीकेट केस लेबल, तो हमें यहाँ पे ये एरर देखने को मिलेगी, राइट। सो कंक्लूजन नंबर 7 था कि हम डुप्लीकेट केस लेबल यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। अब अगला कंक्लूजन हम देखते हैं कि फॉल इन डाउन कंक्लूजन, यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं। अगला कंक्लूजन देखते हैं, फॉल इन डाउन कंक्लूजन देखते हैं। फॉल इन डाउन कंक्लूजन क्या होता है, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 8 1 फॉल इन डाउन, स्विच स्टेटमेंट का फॉल इन डाउन स्टेटमेंट यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं, इंट टाइप का कोई वेरिएबल लेते हैं, वैर 5 ले लेते हैं, उसमें हमने स्टोर कर दिया 10 स्टोर कर दिया, और हमने स्विच केस बनाया, यहाँ पे स्विच केस में वैर 5 रखा, और फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब फॉलिंग डाउन क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, तुरंत थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे कोई केसेस लिए, लाइक यही सारे केसेस में क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, केसेस कॉपी कर लिए, फिर से कॉपी कर लिए, यहाँ पे 97 के बाद 98 रखा, यहाँ पे 1000 रखा, कोई भी केसेस ले लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो आई एम केस 97, ठीक है। इसको कॉपी करके बाकी सारे में भी पुट कर देते हैं। ये केस कौन सा है, 98 है, यार उल्टा कर दिया, कर लेते हैं थोड़ा सिक्वेंशियल वाइज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर सिक्वेंशियल वाइज करना अच्छा लगता है, ठीक है।
एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 एंड अगेन एक डिफॉल्ट केस बनाते हैं, डिफॉल्ट केस बनाते हैं, आई एम डिफॉल्ट केस। ओके, सो फॉलन डाउन का मतलब क्या है, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ब्रेक हटा दिया, यहाँ से ब्रेक हटा दिया, यहाँ से ब्रेक हटा दिया। कहने का मतलब फॉलन डाउन का मतलब क्या है, जब भी कोई हम स्विच स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस स्टेटमेंट में जब भी हमें ब्रेक, कोई कोई केस मैच होता है, कोई केस मैच हो जाता है, तो कोई केस मैच होता है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, वो केस एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा के रखते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे अगर अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो ब्रेक स्टेटमेंट के बिना वो सारे केसेस के कंटिन्यूसली जितने भी सारे केसेस आएंगे वो सारे केसेस क्या होंगे, एग्जीक्यूट होते जाएंगे अनटिल द ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मैं करके दिखाता हूँ। लाइक हमने यहाँ पे 95 लिया था ना, तो मैंने 10 लिया ना, तो 97 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 97 लिया तो वेर 5 आया, वेर 5 में कितना 97, यानी कौन सा केस मैच होगा, फर्स्ट वन केस मैच हो जाएगा। जब फर्स्ट वन केस मैच हो जाएगा तो ये खोजेगा कि पहले वाला ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये खोजेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ है। इसे नहीं पता, कंपाइलर को नहीं पता ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ, तो उसे लगेगा कि हाँ ये वाला केस भी हमें रन करना है, ये वाला केस भी हमें रन करना है ना। जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट ना मिले, जब तक उसे रुकने को ना कहा जाए, तब तक वो रुकेगा नहीं। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, हमें सारे केसेस देखने को मिलेंगे। ओके, आप यहाँ पे देखो, हमें 97 एग्जीक्यूट किया, 98 एग्जीक्यूट, 99 एग्जीक्यूट किया, फिर 1000 भी एग्जीक्यूट किया, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट मिल गई। अगर ब्रेक स्टेटमेंट वहां भी नहीं होती तो हमें डिफॉल्ट केस भी देखने को मिलता। अगर मैं यहाँ से भी ब्रेक स्टेटमेंट हटा हटा देता हूँ, अब हमें डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट का भी। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया हुआ। तो आप यहाँ पे देखो, हेलो आई एम डिफॉल्ट केसेस, तो इसे कहते हैं फॉलिंग डाउन। यानी कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट होते 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 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे तक आ जाएगा। सपोज अगर ये 97 केस हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ 99 रख देते हैं, यहाँ 97 रखते हैं, तो 97 यहाँ रखते हैं। तो अब क्या प्रिंट होगा, अब हमें प्रिंट होगा हेलो आई एम केस 99 एंड हेलो आई एम केस 1000 एंड हेलो आई एम डिफॉल्ट केस। यहाँ पे तो जहां से भी मैच होगा, उसके ऊपर नहीं, जहां से भी मैच होगा वहां से वो फॉलन डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा, जब तक कि उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जहां से वो मैच होगा, जहां पे भी मैच मिलेगी, उस मैच के बाद आप यहाँ पे देखो हेलो केस 99 1000 एंड डिफॉल्ट केस। तो जहां से भी मैच हुआ, मैच होने के बाद अगर हमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिली तो वो फॉलिंग डाउन होगा जब तक कि उसे ब्रेक स्टेटमेंट ना मिल जाए, या अनटिल द डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड। जब अगर डिफॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट कर देगा तो उसके बाद कोई केस ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ हमें ये इसे कहते हैं हम फॉलन डाउन, राइट। सो ये था हमारा फॉलन डाउन। अब अगला केस देखते हैं। तो अगला केस हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, केस क्या देखना है यहाँ पे, इसी चीज को हम समझ लेते हैं। फॉलिंग डाउन ऑफ स्विच स्टेटमेंट, अच्छा ये लिख लेते हैं, व्हेन ब्रेक इज मिसिंग। फॉलिंग डाउन कम होगा जब ब्रेक मिसिंग होगा। अच्छा, फॉलिंग डाउन के क्या होते हैं, कुछ अपने क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। तो इस एडवांटेजेस को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज अगर इस चीज को हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 9 एंड यहाँ पे एडवांटेज ऑफ फॉलिंग स्टेटमेंट देखते हैं। एडवांटेज ऑफ फॉलिंग स्टेटमेंट, वैर 6 ले लेते हैं, यहाँ पे वैर 6 दे देते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ फॉलिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मुझे क्या करना है कि एक एक केस, कॉमन केस हमें, कॉमन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल केसेस के लिए। अगर कॉमन केस हमें एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल केस के लिए, तो हम यहाँ पे फॉलिंग स्टेटमेंट क्या होगी, फॉलिंग डाउन स्टेटमेंट क्या होती है, हेल्पफुल होती है हमारे लिए। सपोज मुझे 99 98 97 के लिए हमें प्रिंट करना है हेलो आई एम कॉमन केस वन, राइट, केस वन। एंड फिर अगर हमें 1000 के बाद अगर हमें प्रिंट करनी है लाइक, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, 1001
1002, इसको लिख लेते हेलो आई एम कॉमन केस 2। अब हम यहाँ पे से 97 कर लेते हैं, 97 से 98 से 99, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू आए, कोई भी var 6 में अगर कोई वैल्यू अगर हम दे रहे हैं, अगर 97 से 99 के बीच में है तो वो क्या प्रिंट हो, तो हेलो आई एम केस 1 प्रिंट हो, मतलब एक कोई कॉमन केस एग्जीक्यूट हो। अगर कोई वैल्यू हमारी 1000 से 1002 के बीच में है तो वो कौन सी केस प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, केस 2 प्रिंट हो, है ना। तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अभी अभी हमें क्या 97 98 99 के लिए कोई भी वैल्यू अगर हम देंगे 97 से 99, तो हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, हमारी वैल्यू प्रिंट होगी हेलो आई एम कॉमन केस, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, ये फॉलिंग डाउन है, ठीक है, फॉलिंग डाउन स्टेटमेंट है, तो हमें हेलो आई एम केस कॉमन केस 2 हमें केस 1 हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट भी ले रखा है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे हम कुछ नहीं लेते। ओके, सो ये था कुछ एडवांटेजेस फॉलिंग डाउन के, एडवांटेज था, है ना। तो फॉलिंग डाउन कब होता है जब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग होता है। तो होप आपको स्विच स्टेटमेंट में बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी डाउट है, तो आप एक बार मुझे पोक कर सकते हो, आप मुझे कोई भी कमेंट डाउन करके आप मुझे अपना डाउट बता सकते हो, मैं उसे क्लियर आउट कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना, या फिर कोई सेपरेट वीडियो बना के उसे क्लियर कर लूँगा, राइट। सो एक कॉमन सा एक छोटा सा समरी ले लेते हैं, है ना। कोई भी स्विच स्टेटमेंट लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट में हमने देखा अगर स्विच केस है तो स्विच केस में जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं ना, बाकी किसी भी ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस मैंडेटरी नहीं होते, ऑप्शनल होता है। स्विच केस के अंदर जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो कौन से टाइप के होने चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, बाइट होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, कैरेक्टर होनी चाहिए, राइट। स्विच केस के जो केस के साथ जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, है ना, कोई वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते हैं। स्विच केस के वेरिएबल के आर्गुमेंट में भी हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और केस में भी हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो केस के साथ एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट। अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज किया तो हमें फॉलिंग डाउन स्विच स्टेटमेंट फॉलिंग डाउन स्टेटमेंट देखने को मिलती है। फॉलिंग डाउन स्टेटमेंट के कुछ अपने फायदे भी होते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। होप सारी चीज़ें क्लियर हो। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो।